गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अरे वो एक भेजा है, देख लेना, वो किशोर वैज्ञानिक वाला जो है, जो उसमें इंटरेस्टेड हो वो देख सकता है उसको। चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पहले। जैसे ये अपना एक ब्लॉक है और ये अपना एक ब्लॉक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है और सरफेस जो है वो स्मूथ है। हमने इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहाँ का म्यू दे रखा है 0.2 और यहाँ का म्यू है 0। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन नंबर 1 2 kg block, number 2 3 kg block on the system of 2 plus 3 kg blocks। ट्राई करो। देखो जरा फटाफट चेक करो, दोनों बॉडी साथ मूव करेंगी, अलग अलग मूव करेंगी, ये सब फटाफट चेक करो। आकाश पूछ रहा है टाइम कब तक लेना है। सर जल्दी कर फटाफट, टाइम पूछ रहा है, जल्दी जल्दी कर। 2-2 मिनट का क्वेश्चन है ये सब, 1-1 घंटा में थोड़ा लगाएगा। ओहो, टाइम, ये टाइम पूछ रहा है क्या? मेरे दिमाग 2 सेकंड में निकाल ले, 2 सेकंड ले ले। 0 to 2 सेकंड में अपने को काम करना है। चलो बाकी भी ट्राई कर लो फटाफट। तो सबसे पहले तो अपने लोग को पता ही करना होगा कि भाई दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग। तो अगर अपने लोग ये अज्यूम करके चले कि दोनों साथ चल रहे हैं, तो अपना कॉमन एक्सलरेशन जो आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
और 3 kg वाले ब्लॉक को देखें तो 3 kg वाले ब्लॉक को जो फ्रिक्शन चलाएगा आगे की तरफ वो होगा 3 × 2 यानी कि 6 न्यूटन। 3 और 2 kg के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है वो हो सकता है 0.2 × 20 मतलब 4 न्यूटन। साथ चलने के लिए 6 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 4 न्यूटन का हो सकता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि साथ साथ नहीं जाएंगे, और साथ साथ नहीं जाएंगे इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपने को 2 kg का एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगा एज आगे 10 पीछे 4, 6 हो गया। 6/2 कर दो तो 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम 3 kg वाले की बात करें तो 3 kg वाले का 4/3 आ जाएगा। दोनों के डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं 2 सेकंड में। तो 2 kg वाले का हो जाएगा 1/2 × 3 × 2 का स्क्वायर यानी कि हो गया 6 मीटर। और इसका हो जाएगा 1/2 × 4/3 × 4 यानी 8/3 मीटर। फ्रिक्शन लग रहा है 4 का। 3 kg पे फ्रिक्शन भी आगे कितने का फ्रिक्शन है तो 4 न्यूटन का, और 3 kg का डिस्प्लेसमेंट भी उसी इंटरवल में हो रहा है 8/3 यानी वर्क डन आ गया 32/3। ठीक वैसे ही अगर 2 kg को देखें तो 2 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे कितने का, तो 2 kg पे जो फ्रिक्शन आ रहा है वो 4 न्यूटन का है और वो भी पीछे लग रहा है। और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हमने निकाला है 6 मीटर का। हाँ, तो ये -24 जूल आ गया। और नेट वर्क डन चाहिए तो जोड़ दो, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा -24 + 8/3 मतलब हो गया कितना देखो जरा, 72 + 72 - 8 कितना हो गया, मतलब -64/3 शायद आएगा देखो तो। देखो अरे ठीक है क्या, चेक करो। हाँ जी बताओ। 32/3 सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ओहो सॉरी सॉरी, 8/3 मैंने गलती से उसका लिख दिया है। तो 32/3 आना, ठीक कह रहा है, ठीक है ठीक कह रहा है। चलो ये आंसर आ जाएगा। आओ थोड़ा कुछ अलग अलग क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन है सुनो। एक पेंडुलम है ऐसा, ये एक बॉब है, बॉब का मास m दिया हुआ है और इस बॉब पे कांस्टेंट फोर्स हमने mg लगा दिया है। ये कांस्टेंट है, ध्यान रहे। फर्स्ट पार्ट में निकालना है मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द रिंग, और दूसरा मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इन द स्ट्रिंग।
ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों का दोनों छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। π/4 ना बेटा, गड़बड़ कर रहे हो। दोनों ही गड़बड़ आ रहा है। पता तुमने गड़बड़ क्या किया, तुमने नेट फोर्स इक्वेट कर दिया। तुम ये नहीं समझे कि जब तक नेट फोर्स 0 हुआ होगा तब तक बॉडी एक्सेलरेट होके गया है, तो वहां पे वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी, वो और आगे बढ़ेगा। वैसे आपने जो आंसर निकाला है ना, मजेदार बात है, उसको एसएचएम से जोड़ दोगे ना तो सही आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट दिमाग लगाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, क्या किया था। tan θ/2 इज इक्वल टू, ये कर दिया, ठीक है। गुप्ता जी दूसरे पार्ट का आंसर निकाल। छोटा सा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। π/2 और √2mg ना, गड़बड़ कर रहा है देख। अरे आकाश महाराज, तूने आधा कॉन्सेप्ट लगाया है। तूने क्या बोला कि सर टेंशन वहां मैक्सिमम होता है जहां पे नेट फोर्स टेंशन के अपोजिट होता है, और उस समय जो वेलोसिटी है उसको कौन लेगा। अरे आकाश, बात समझ में आया क्या। तूने क्या किया, जहां पे नेट फोर्स टेंशन के अपोजिट होगा वो वाला इंस्टेंट पकड़ लिया, लेकिन तब तक तो बॉडी एक्सलरेट होके गई है ना, तो वहां तो कुछ वेलोसिटी भी होगा, वो तू पकड़ा नहीं। कहां से आंसर आएगा। देखो मैं समझाता हूँ, चलो देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया रे, देखो इसमें अपने को कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आपको एक बात पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहीं पे आता है जहां पे फाइनल वेलोसिटी बॉडी की 0 होती है, तो हम वो कर लेते हैं, आ जाओ। तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कर दिए हम ½ m v0 का स्क्वायर। इनिशियल भी 0 ही है शायद ना, हाँ इनिशियल भी तो 0 ही है, क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, ये भी 0 ही है। अगर हम ये मान रहे हैं कि बॉडी यहां तक जा रही है, ठीक है, तो यहां तक मानेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पकड़ना पड़ेगा अपने को, और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो आ जाएगा
mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इनिशियल हो गया 0 और साथ में mg का वर्क डन भी पकड़ना होगा तो होगा mg इंटू एल साइन थीटा। गुप्ता जी ने यही कराया है, mgl से mgl काट दो तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको कर दिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको काट दिए यानी tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 यानी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये पता चल गया अपने को कि ये 90 तक जाएगा अपना। चलो भाई ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या किया, अभी इसको एसएचएम से भी किया जा सकता था। जब बॉडी यहाँ पे है और आपने बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगाया तो इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं पे आएगा और इक्विलिब्रियम वहां आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स और mg का रिजल्टेंट टेंशन के ठीक अपोजिट हो जाए। तो मेजर बात है कि ये भी mg है तो ये 45 पे होगा। तो ये इसका मीन पोजीशन है और आप जानते हो कि मीन से दोनों एक्सट्रीम हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है। तो ये वन ऑफ द एक्सट्रीम है तो दूसरा भी इससे 45 पे होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल आया 90 का। और हम लोग एक पढ़े थे कि इन दोनों का जब नेट रस्सी के ठीक अपोजिट होगा तो वहां टेंशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से यहाँ जब बॉडी गया होगा तो एक्सलरेट होके गया होगा तो कुछ वेलोसिटी भी यहाँ पे होगा, उसको निकालना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन से। एक तो उपाय ये है और इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमको टी, ठीक है ना, ये 45 है तो टी माइनस एम जी रूट 2 मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और फिर यहां से एनर्जी कंजर्वेशन डाल के वी निकालना पड़ेगा। एक तो उपाय ये हो सकता है, दूसरा उपाय भी हमारे पास है। दूसरा उपाय हमारे साथ ये है कि हम मान लेते हैं कि किसी थीटा पे ऐसा होगा, किसी थीटा पे ऐसा होगा, ऐसा मैंने मान लिया है। तो mg लग रहा है इधर और एक और mg जो अप्लाइड फोर्स है वो भी है इधर। तो आप लिखोगे T माइनस एम जी कॉस थीटा, ये वाला, ये 90 माइनस थीटा है तो ये mg का कॉस मतलब साइन थीटा यानी माइनस mg साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। अब अपने को पहले यहाँ का वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी नहीं पता है तो एनर्जी कंजर्वेशन डाल दो तो फाइनल आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल था 0, पोटेंशियल जी का जब चेंज लिखोगे तो आ जाएगा mg l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और साथ में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन भी लिखना होगा जो कि होगा mg इंटू एल साइन थीटा। इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर देते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी, देखो mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा प्लस 1 बाई एल कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 mg l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, माइनस कर दो, प्लस mg l साइन थीटा। 2 इसमें भी आएगा ना, हाँ 2 इसमें भी आएगा। इसका कैलकुलेशन देख लेना रे, गड़बड़ ना कर दे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या क्या आ जाएगा देखो जरा। एल तो काट ही दो यहाँ से भी यहाँ से भी। कॉस वाला सबको एक साथ कर लेते हैं तो माइनस और माइनस प्लस होगा 2 बार और ये 1 बार तो 3 mg कॉस थीटा आ गया। ठीक है, यहां से आएगा mg साइन थीटा और ये वाला जगह 2 mg साइन थीटा तो ये हो गया कुल मिला के 3 mg साइन थीटा और साथ में एक टर्म आएगा माइनस 2 mg का। ठीक है, अब
साफ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स का जोर अपने को दिखाना पड़ेगा, तो mg मैंने ले लिया कॉमन, और 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 3√2 sin थीटा प्लस π/4 -2। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि टेंशन मैक्सिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी। ठीक है, तो पता चल गया टेंशन मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा टी मैक्स, वो आप यहां से निकाल लो। तो ये हो गया mg, ये हो गया 3√2 -2, तो अपना यही आंसर हो गया टी मैक्स। अरे बात समझे क्या? यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते थे जो अभी मैंने बताया, मतलब इस क्वेश्चन को आप एसएचएम के आइडिया से भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप सर्कुलर मोशन के आइडिया से भी कर सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, एक ऐसा प्लैंक है, बहुत बड़ा प्लैंक है, और ये कैपिटल एम मास का है, यहाँ पे एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है। हमने इस स्मॉल एम मास को वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब स्मूथ दे रखा है, और यहाँ पे अपने को दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, निकालना क्या है? प्लैंक का लेंथ जो है वो एल दिया हुआ है, प्लैंक का लेंथ अपने को एल दिया हुआ है। अब जो जो करना है वो हम बोलते जा रहे हैं, फाइंड आउट करते जाओ। सबसे पहला निकालो द टाइम आफ्टर विच स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक सीजेस। फाइंड द टाइम after which sleeping between the blocks ceases। पता करो कितने टाइम के बाद दोनों के बीच में स्लिपिंग बंद हो जाएगा। छोटा ब्लॉक के गिरने गिरने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कह रहा बताओ कितने टाइम के बाद दोनों के बीच में स्लिपिंग बंद हो जाएगा। तो देखो, अगर ध्यान से देखे तो स्मॉल एम की जब एफबीडी बनाओगे तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन आएगा पीछे, और फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा म्यू इनटू स्मॉल एम जी। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी आगे है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इसका मतलब पक्का ये बॉडी डीएक्सलरेट होगा, और उसके डीएक्सलरेशन का जो मॉड है वो म्यू जी के बराबर है। ठीक वैसे ही दोनों के बीच का ही फ्रिक्शन है जो कैपिटल एम को एक्सलरेट कराएगा, तो कैपिटल एम की बात करो तो उस पे फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू एम जी का आगे,
और वही इस बॉडी को एक्सलरेट कराएगा, तो इसका जो इधर वाला एक्सलरेशन आएगा वो आएगा म्यू इनटू स्मॉल एम जी बाई कैपिटल एम। तो स्लिपिंग तब बंद होगा जब ऊपर वाले की वेलोसिटी घट रही है, नीचे वाले की बढ़ रही है। जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा फिर दोनों का स्लिपिंग बंद हो जाएगा। तो हम मान रहे हैं ऐसे टी टाइम के बाद होगा, तो टी टाइम के बाद स्मॉल एम की जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। और उस टाइम पे प्लैंक का वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से म्यू स्मॉल एम जी बाई कैपिटल एम इंटू टी। तो आप देख सकते हो टाइम की वैल्यू यहाँ से आ गई एज एम वी नॉट बाई म्यू जी। अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा m प्लस स्मॉल एम। तो टाइम तो निकला है। अगर आप जानना चाहते हो क्योंकि उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम रही होगी, तो अगर आपको कॉमन वेलोसिटी निकालना है तो कॉमन वेलोसिटी निकाला जा सकता है। कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो, तो बेटर होगा कि हम वही कर लेते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा म्यू एम जी बाई कैपिटल एम इंटू टी। टी का मतलब हो गया एम वी नॉट बाई म्यू जी इंटू एम प्लस एम। तो म्यू जी काट लो, इसको उड़ा दो, तो कॉमन वेलोसिटी आ गई एम वी नॉट बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये दो पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब कहता है निकालो कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम। स्मॉल एम पे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। स्मॉल एम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना मुश्किल है, क्योंकि स्मॉल एम का जो मूवमेंट हो रहा है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और वर्क डन के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका लगाने की कोशिश करेंगे। हम बोलेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्मॉल एम बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। फाइनल कितना है, इनिशियल कितना है। क्योंकि हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि उस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है सब मिलजुल के जो भी वर्क परफॉर्म करेगा वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो सही मायने में देखो तो तीन फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल एमजी फ्रिक्शन। नॉर्मल एमजी तो वर्क करेगा नहीं, बस जो करेगा वो म्यू एमजी करेगा, नहीं फ्रिक्शन करेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं स्मॉल एम का। तो फाइनली चूंकि वो कॉमन वेलोसिटी से घूम रहा होगा, यानी कि एम वी नॉट बाई इतनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा, और स्टार्टिंग में उसके पास वेलोसिटी है इतनी। तो यही हमारा फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा ब्लॉक के ऊपर। तो कितना आएगा देखो जरा सॉल्व करके, इसको क्या आएगा। क्या आएगा देखो, सॉल्व वॉल्व कर लो क्या आ रहा है देखो। हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा नेगेटिव में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आगे ही होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो इसके कॉन्सेप्ट को। क्या आ रहा है देखो। हाँ जी जल्दी से बताओ, सॉल्व भी तो करना है काका मेरे। हाँ हाँ माइनस में आ रहा है वो तो ठीक है। हाँ ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है।
अब बेटा ऐसे ही कर लो, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक भी निकाल लो। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, आ जाएगा -1/2 स्मॉल एम कैपिटल एम इतना +2m V0 का स्क्वायर बाई m+m का होल स्क्वायर। अब आप निकाल लो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक। चलो ट्राई करो। फ्रिक्शन प्लैंक पे कितना वर्क करेगा वो निकाल लो। अरे प्लैंक का तो सबसे आसान है, प्लैंक का तो डिफरेंस लेने का भी चक्कर नहीं है, जो फाइनल वेलोसिटी है वही फाइन करके जो निकाल लो वही आंसर हो जाएगा। हाँ इसमें तो पंगा ही नहीं है। एक लास्ट पार्ट है वो भी कर लो, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ऑफ प्लैंक प्लस ब्लॉक, नेट वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी निकाल सकते हो वैसे तो अब कुछ नहीं करना, आप भी समझ रहे हो कि दोनों को सिंपली ऐड ही कर देना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो इसको। हाँ प्लैंक के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, प्लैंक के लिए बहुत मुश्किल इसलिए नहीं था कि प्लैंक का फोर्स पता है, प्लैंक का एक्सेलरेशन पता है, टी टाइम में प्लैंक कितना चलेगा, या जो कॉमन वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, वेलोसिटी आ जाएगा। या डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल के फ्रिक्शन टाइम मालूम है, ए पता है, उतने टाइम में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकाल लो। फ्रिक्शन आपको पता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो वोल्टर आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे, सब करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है सुनो, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। हम क्या किए, इसको इसके नेचुरल पोजीशन से 3μmg/k डिस्टेंस ले गए और छोड़ दिए, ठीक है। नेचुरल पोजीशन से उतना दूर ले गए और छोड़ दिए। के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, और यहां से ब्लॉक को हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ पहले इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पहला पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालो, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी पार्ट में मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकालो, और फिर मैक्सिमम स्पीड भी निकालो। ट्राई करो जल्दी से, स्प्रिंग कांस्टेंट को के ले लेना,
फटाफट सोचते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताओ क्या आ रहा है। छोटे छोटे कई क्वेश्चन को मिला के अच्छा क्वेश्चन बनाया है। जल्दी, सब सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए। बताओ क्या आ रहा है फटाफट। हाँ, पहला पार्ट का तो आंसर ठीक है। बाकी दो पार्ट फाइंड करो। पहला पार्ट तो एकदम ही आसान है यार। पहला पार्ट में क्या करना है, इससे तो क्या कुछ ना क्वेश्चन हो भी ना सकता है। फिर बाकी पार्ट तो निकालो। सिंपल सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। गुप्ता जी का आंसर क्या है।
पहला पार्ट का तो ठीक है, दूसरा पार्ट भी गुप्ता जी का ठीक है। गुप्ता जी तीसरा पार्ट, अरे बाकी भी जरा सॉल्व करो फटाफट, प्रैक्टिस करो। गुप्ता जी थर्ड पार्ट जरा फटाफट ट्राई कर। 2 बार ठीक है तेरा। हाँ जी, ऑफ समझाते। ये सब होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं करोगे तो फिर कैसे? तो फटाफट 2-2 मिनट में करके दिखा देना चाहिए। देखो, तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 3 म्यू mg का, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स करोगे, और पीछे फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू mg का। तो दिख रहा है कि जो नेट फोर्स आएगा वो इधर आएगा और वैल्यू होगी 2 म्यू mg, और मास m का है तो इनिशियल एक्सेलरेशन हो गया 2 म्यू g का। ठीक है, तो पहला पार्ट का तो आंसर आ गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो समझ में आ रहा है कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन वहीं पे होगा जहां पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका नाम अगर हम x0 कर दे और इसका नाम हम x1 कर दे, अपने को x1 निकालना है, ये हमारा नेचुरल पोजीशन है। तो हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल भी 0। स्प्रिंग में फाइनली स्टोर होगी हाफ के x1 का स्क्वायर, इनिशियल स्टोर था हाफ के x0 का स्क्वायर। और इस पूरे प्रोसेस में जो फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा वो किया होगा माइनस, फ्रिक्शन कितने का है, तो फ्रिक्शन है म्यू mg, और उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करा है वो करा है सही मायने में x0 प्लस x1। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हाफ के अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा x1 माइनस x0, x1 प्लस x0 इज माइनस म्यू mg इंटू x0 प्लस x1। तो ये तो अपना कट ही गया, और हमको निकालना है बेसिकली x1। तो x1 माइनस x0 इज बेसिकली 3 कितना दिया था, ऊपर लिखे थे ना, हाँ 3 म्यू mg/k। तो ये हो गया 3 म्यू mg/k, इतना आ गया। दैट मस्ट बी इक्वल टू -2 म्यू mg/k। तो सॉल्व कर लोगे तो x1 देखो आ गया μmg/k, यानी इतना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो आपको मालूम है कि बॉडी की स्पीड मैक्सिमम वहीं पे होती है जहां पे बॉडी का नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो आपको सोचना है कि नेट फोर्स 0 होगा कहाँ पे। तो नेट फोर्स समझ में आ रहा है कि नेचुरल पोजीशन से, ये नेचुरल पोजीशन है, तो जब नेचुरल पोजीशन से इधर कुछ बॉडी होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा और जो फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा होगा। ठीक है ना? तो अपने को निकालना है कि उस समय एक्स कितना रहा होगा। तो दिख रहा है देखो कि स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के एक्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू mg। तो एक्स निकल आया, यानी जब ये बॉडी एक्स अमाउंट से इलोंगेटेड होगा तब ऐसा होगा, मतलब म्यू mg/k इलोंगेटेड पे होगा। आपको तो Vmax चाहिए तो लिख दो फाइनल हाफ m Vmax का स्क्वायर माइनस 0
जीपी का चक्कर है नहीं, ईपी का चक्कर है, तो फाइनली हो गया हाफ के म्यू एम जी बाई के का होल स्क्वायर माइनस हाफ के, और स्टार्टिंग में जो रखा वो रखा 3 म्यू mg का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉरी फ्रिक्शन का वर्क डन भी आएगा ना, हाँ फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा -μmg इंटू 2 μmg/k। ये है ना, देख लो। तो v कितना आ रहा देखिए यहां से निकाल के, v मैक्स कितना आएगा, v मैक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। फटाफट बताओ v कितना आ रहा है। हाँ जी बताओ क्या आ रहा है। फिर सन्नाटे में गया ये लोग। गुप्ता जी सॉल्व कर दिए हैं। हाँ गुप्ता जी एकदम सही आंसर है। तो गुप्ता जी ने बता दिया कि सर इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा v इज इक्वल टू, थोड़ा बेटा बाहर ले लो खाली, तो 2 μg और अंडर रूट ऑफ m/k, बिल्कुल आ जाएगा देख, बिल्कुल अपना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, क्या नया बात है इसमें। और चलो एक और क्वेश्चन करते, छोटा क्वेश्चन कराते, आ जाओ। कह रहे एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 5 kg है, उस 5 kg वाले बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया है 3I - 1.5 J न्यूटन। बॉडी का इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है 2I - 3J मीटर, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स बॉडी पे तब तक लगता है जब तक उस बॉडी का फाइनल पोजीशन ना हो जाए I + 5J। ठीक है, बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो कह रहा है बताओ कि बॉडी की फाइनल स्पीड क्या होगी। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये होना चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन ना हो सकता है। जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, तुम बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। फाइनल स्पीड इशू कह रहा है √10। देखते हैं, जल्दी सबका आंसर आना चाहिए इसका। तो वेक्टर में पढ़ाते थे ये सब। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मालूम, फाइनल पोजीशन वेक्टर मालूम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स मालूम है, वर्क डन आ गया, वर्क डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पता है, फाइनल निकालो। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 1 घंटा लगा रहा है। जल्दी बताओ कितने बच्चों का आया है। बताओ, 3 बच्चों का आंसर आया, बताओ। तो 1 घंटे में आ रहा है ना, सुबह पता नहीं चल रहा है। अरे दिख रहा है साहब, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। RF माइनस RI कर दिए, यानी I + 5J 2I - 3J कर दिए, तो इतना आ गया। उसके बाद F.R करके F. डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकाल लिए। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब डॉट लोगे तो आ जाएगा, तो 3 और यहाँ इतना तो हो गया -3, और 1.5 और इधर ये, यानी कि 12 हो गया ना, भी माइनस में। देख ले, ये आ रहा है क्या। अरे वक्त नहीं आ रहा है क्या, चेक करो। और उसके बाद इसको कर देते हैं 1/2 × 5 × V फाइनल का स्क्वायर -V इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है तो फाइनल निकालना है। तो फाइनल कह रहे हो तुम, लिख देते हैं, तो ये √10 आ रहा है आंसर। अब इसमें क्या था रे। चलो एक और करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये कॉलर है, ये रॉड है सर, ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे एक रिंग है जो कि भाग सकता है, और एक बॉडी हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है। कन्वीनियंस के लिए दोनों का मास सेम कर देते हैं। ये 37 है। तो कह रहा है बताओ कि जब ये बना लेगा, ये डिस्टेंस मुझे देना पड़ेगा आपको। इसको हम 10 मीटर लिख देते हैं, 10 मीटर नहीं लेते, चलो इसको कर देते हैं 6 मीटर कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ 53 का एंगल बनाएगा, उस समय ब्लॉक और रिंग दोनों का स्पीड पता करो। फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड रिंग when string makes an angle of 53 degree with the rod। चलो ट्राई करो।
फटाफट ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। तो हम समझाते हैं, देखो। अब इसमें पहले एक झंझट ये है कि अपने को ये पता करना होगा, एक तो समझ में आ रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी v1 रही होगी तो इसकी वेलोसिटी v2 रही होगी। एक तो चक्कर है कि इन दोनों के वेलोसिटी को आपस में रिलेट करना है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो अगर वो कर दे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी v2 cos 53 डिग्री, और cos 53 हमारा हो जाएगा 3/5। लगे डाल दो तो रिलेशन आ गया एक, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये भी पता करना पड़ेगा कि भैया ये ब्लॉक कितना नीचे आया है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपना लोग इस रस्सी का लेंथ को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो देखो दिख रहा है साफ साफ कि x sin 37 इज इक्वल टू 6 मीटर। sin 37 इज 3/5, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 10 मीटर। वैसे ही आप देखो कि जब करोगे y sin 53 इज इक्वल टू 6 मीटर, और sin 53 हो जाना है 3/5, नहीं सॉरी 4/5, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 6 इंटू 5/4। 3 यहाँ 2 कर दो, ये 15/2 हो गया। तो पहले इस वाले रस्सी का जो लेंथ था वो था हमारा 10 मीटर, अब हो गया 15/2। यानी रस्सी के लेंथ में जो डिक्रीमेंट आया है वो आया है 5/2 का। इसका मतलब ये ब्लॉक पक्का 5/2 अमाउंट से नीचे गया होगा। बस अब एनर्जी कंजर्वेशन डाल दो। तो हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस 0। जीपी का चक्कर ब्लॉक में है, रिंग में तो है नहीं, और नीचे वाले पोजीशन को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, तो फाइनल हो जाएगा 0
और इनिशियल आ जाएगा mg इंटू 5/2। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो इसको आपस में इक्वेट कर दो 0 से। v1 v2 के बीच का रिलेशन दिया है, पुट पाट करके जो चाहिए सब निकाल लो। अरे बोलो, बात समझ में आया क्या ये? सन्नाटो। तो जल्दी बोल। अब एक अच्छा क्वेश्चन था ये, करना चाहिए था ना गुप्ता जी। गुप्ता जी ये नहीं हुआ ये। गुप्ता जी ये हुआ था कि नहीं तेरे से? होना चाहिए था बेटा। अब एक डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए हर हाल में। देख, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, होना चाहिए इस बार हर हाल में। एक इंक्लाइन प्लेन है ये, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है, और यहाँ लाके एक रिंग में इसको फंसा दिया है ऐसे। ठीक है, ये एंगल अपना 37 दे दिया है, और जो वेज है वो फिक्स्ड है। एक तो तुम्हारे लिए अच्छा ये हो गया कि भैया ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये डिस्टेंस अपने को एल बता रखा है, और एल की वैल्यू भी हमें दे रखा है। ये अच्छी बात है, तो एल की वैल्यू ले लेते हैं। एल की वैल्यू अपने को बता दिया है 0.7 मीटर। ठीक है, रिंग का मास बोला है स्मॉल एम ले लो, और इसका मास बोला है कैपिटल एम ले लो। ठीक है ना, स्मॉल एम की वैल्यू को बोला है 1 kg ले लो, और कैपिटल एम की वैल्यू को बोला है 5 kg ले लो। एंगल दे दिया है आपको, एल दे दिया है, तो ऐसा है। तो जाहिर सी बात है, अभी रिंग को जैसे ही छोड़ोगे तो रिंग जाएगा नीचे, रिंग नीचे जाएगा तो ब्लॉक आगे बढ़ेगा। तो कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ ring and block when string makes an angle of 37 degree with pole। भाई ये सबसे होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ पहले। चलो फटाफट पूरा आंसर बताओ एकदम। फटाफट ट्राई करो।
चलो एक काम करते हैं, आसान कर लेते हैं, रिंग की वेलोसिटी निकाल लो। फटाफट जरा बताओ। और वर्क फॉर एनर्जी का असाइनमेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और आज जो पेपर 2 हुआ था ना, उसके एक बार कल डाउट्स लेके आना, तो बड़े कम नंबर आए पेपर 2 में। पेपर 2 में तो बड़े ही खराब नंबर आए। थोड़ा सा आकाश का ठीक है, और थोड़ा सा ध्रुव वशिष्ठ का ठीक है, बाकी को तो बड़े कम नंबर है। गुप्ता जी पेपर 1 में तो ठीक ठाक किया है, पेपर 2 में गड़बड़ किया है। हाँ जी, आंसर बताइए। इशू का 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है, बाकी ट्राई करें। जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और कराना है। अरे क्या है बताओ। बस 2 ही बच्चों का आंसर आया है।
अरे एनर्जी कंजर्वेशन डालना और क्या करना है रे महाराज हो, दो तो काम करना था आपको। एक यहाँ की वेलोसिटी को v1 मान लेते, एक इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेते, और v1 v2 का कंस्ट्रेंट तो आपको समझ में आ ही रहा था कि ये वाला अगर v1 है तो उसका इधर वाला कंपोनेंट लेना पड़ता हमको, यानी v1 cos 37 मस्ट बी इक्वल टू v2, और दूसरा एक एनर्जी कंजर्वेशन डालना पड़ता, तो लिखते फाइनल हाफ स्मॉल एम v1 का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम v2 का स्क्वायर माइनस 0। लॉस इम्पोर्टेंस से लिखोगे तो रिंग के लिए पहले लिख लो, तो इसके लिए हमको ये चाहिए होगा, तो दिख रहा है कि ये अगर x नाम दे दे इसका, तो दिख रहा है कि tan 37 इज इक्वल टू L बाई एक्स, उससे x निकाल लो, तो 0 माइनस mgx हो गया। अब रह गया ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक का क्या होगा देखो, अब ये लेंथ आपको पता है, इसका नाम y कर देते हैं, तो साफ समझ में आ रहा है कि y साइन 37 इज L, तो y आ जाएगा। पहले रस्सी का लेंथ L था, अब y है, तो y में L को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये उतना ही अमाउंट से ऊपर गया होगा, तो उसके लिए फिर से पोटेंशियल लिख लो। बस उसके लिए पोटेंशियल में ये वाला हाइट लेना होगा, ये वाला डिस्टेंस का भी ये वाला कंपोनेंट, और एनर्जी कंजर्वेशन में पुट कर दो, सारा आंसर आ जाए। अरे बात समझे कि नहीं समझे सन्नाटो? करके देख ध्रुव जी, आंसर नहीं आ रहा है तेरा रे? आंसर 0 ठीक आ रहा है, दोनों का दो दो बच्चों ने पूरा कैलकुलेशन किया, उनका आंसर ठीक आ रहा है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। आओ एक और कराता हूँ, देख कैलकुलेशन कर लेना, बस समझा दिए हम, कैलकुलेशन कर लेना एक बार। क्वेश्चन क्या है सुनो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने क्या करा है कि स्मॉल एम ब्लॉक है ये, ठीक है, और इसमें एक और ब्लॉक हमने 2m का लगा दिया है, इसका नाम ए कर दिया, इसका नाम बी कर दिया, और नीचे फ्लोर है, इसको h हाइट से गिरा दिया। तो वो कह रहा है कि h हाइट लूज करने के बाद जब 2m ग्राउंड को हिट करेगा, तो 2m और ग्राउंड के बीच का कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो E इज इक्वल टू 0 है, सब बोल दिया है। तो कह रहा है बताओ कि h की मिनिमम वैल्यू हम कितनी एडजस्ट कर दे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h so that the block B may be lifted off the ground ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ना डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी देखो है। शुरू में ब्लॉक है ऐसा और ऐसा, और सरफेस आपका इधर कहीं है, ये m का है और ये 2m का है। स्प्रिंग अभी एकदम रिलैक्स्ड है, आया और इसको हिट कर गया, हिट कर गया ना, तो हम मान लेते हैं कुछ ऐसा सिनारियो बन गया होगा। ये जस्ट हिट किया है तब की बात कर रहे हैं, इसके पास वेलोसिटी था लेकिन वो तो 0 हो गया, लेकिन इसके पास अभी भी वो वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2gh वाली, क्योंकि ये हाइट h दिया हुआ है। अब ये क्या करेगा,
ये नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, जब इसका वेलोसिटी 0 होगा और फिर वो ऊपर आएगा। तो घूम फिर के जब यहाँ आया होगा तब की बात हम कर लेते हैं। यानी अभी भी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है और बॉडी ऊपर जा रहा है। अब इस बॉडी को अगर आपको लिफ्ट अप कराना है तो स्प्रिंग को इलोंगेट करना होगा। स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो 2m के ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा और उसका वेट नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी है कि इलोंगेशन में kx 2mg को लिफ्ट करा दे। और आपसे तो मिनिमम की बात कर रहा है, इसका मतलब जब ये इलोंगेट होके यहां पहुंचेगा, अगर हम इसका नाम x कर दे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम मान रहे कि यहाँ ये लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब ये लिफ्ट तब करेगा जब kx की वैल्यू 2mg के बराबर होगी। वैसे तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम वाला केस है तो इक्वल मानना पड़ेगा। तो अपने को स्प्रिंग का इलोंगेशन तब पता चल गया कितना, तो 2mg/k। और यहां से यहां हम डाल देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिखेंगे, देखो क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि जस्ट लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। इनिशियल हाफ m इंटू 2gh। रेफरेंस लेवल यही बना लेते हैं। तो फाइनली हो जाना है mg इंटू एक्स। एक्स का मतलब है 2mg/k और इनिशियल हो गया 0। ठीक है ना। और स्प्रिंग वाली एनर्जी भी लिखना पड़ेगा। तो स्प्रिंग में बाद में एनर्जी स्टोर्ड है हाफ के एक्स स्क्वायर, और x का मतलब है 2mg/k का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं था, दैट मस्ट बी 0। अब इसको सॉल्व करो और निकालना क्या था अपने को, h की वैल्यू। जरा बताओ h की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। h की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। हमने यहाँ का वेलोसिटी जस्ट 0 लिया है, तो जस्ट मिनिमम की बात कर रहा है ना। तो कैलकुलेट करके मुझे h बताओ जरा। h की वैल्यू बताओ जरा। आंसर आ जाएगा 4mg/k। बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो। ये सब एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। तो आप कह रहे हो कि h मिनिमम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 4mg/k। इतना कम से कम h अगर हम ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ना मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ा हम आपको समझाएंगे कल, थोड़ा अलग तरीके से। कल जो है थोड़ा डाउट डिस्कस करेंगे, ज्यादा तो है नहीं। हाँ, एक काम कर लेते हैं, आ जाओ एक रिजल्ट बना लेते हैं, जरा थोड़ा टाइम बचेगा अपना। जैसे ये हेमिस्फेयर है और अपना लोग m मास का एक बॉडी को यहाँ पे छोड़ दिए। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब ये एंगल की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 2/3 होती है तो कांटेक्ट छूट जाता है। अरे कुछ याद है क्या? हाँ जी बताओ। एक हेमिस्फेयर के टॉप पे अगर एक ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 होते कांटेक्ट छूट जाता है। अब लोग क्या करते हैं ना, वो पूछता है बताओ उस समय ग्राउंड से हाइट क्या होगा, तो समझ में आता है कि r cos थीटा होगा, तो वो 2r/3 हो जाता है।
लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसको ऐसे डिराइव कर लें। मान लो अगर मैंने इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दिया, अब मुझे पता करके बताओ तो किस एंगल पे कांटेक्ट छूटेगा। कॉस थीटा की वैल्यू जरा निकाल के दिखाओ तो। हम इसको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, फायदा होता है। कैसे फायदा होता है हम बताएंगे, अभी जरा फाइंड करो पहले यार। किस कॉस थीटा की वैल्यू पे आके कांटेक्ट छूटेगा मुझे बताइए जरा। कॉस थीटा की किस वैल्यू के लिए कांटेक्ट छूटेगा जरा बताओ। किस थीटा पे आके कांटेक्ट छूटेगा, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए जरा। हाँ जी बताइए। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस भी। माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, एक बार देख ले तो अच्छे से। क्या आ रहा है बताओ। कॉन्टैक्ट छूटने की जो जगह है वो क्या आ रहा है बताओ। माइनस आ रहा है सर। हाँ जी, और बाकी भी चेक कर लो। फटाफट जरा ट्राई करो, क्या आ रहा है बताओ। कि किस थीटा छूटेगा। अरे बोल। पूरा सन्नाटे में चला गया फिर से। बाकी किसी से नहीं हो रहा है ना। अरे मेरे गुरु महाराजों, अगर मान लो यहीं पे कांटेक्ट छूट गया तो यहाँ की स्पीड को भी मान लो। एनर्जी कंजर्वेशन डालो पहले तो।
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। वही तो मुझे भी लग रहा है, एक बार चेक कर लो अच्छे से। इतना आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो फाइनल हो गया अपना 0 और इनिशियल आ जाएगा mg इंटू r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो यहां से अपना v आ जाएगा, पहले तो v निकाल लेते हैं या mv स्क्वायर निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया mv नॉट का स्क्वायर प्लस mg r इंटू 1 माइनस cos थीटा। और आप कह रहे हो कि यहाँ पे कांटेक्ट छूटेगा, इसका मतलब जो mg cos थीटा होगा वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेशन देगा, यानी mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और mv स्क्वायर आप निकाल चुके हो, यानी और r से बेसिकली डिवाइड करना है, तो कर देते हैं, आ जाओ। तो ये हो गया mv नॉट का स्क्वायर बाई r प्लस mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो अगर हम इधर ले आएंगे तो दिख रहा है कि आ गया 2mg cos थीटा इज इक्वल टू mv नॉट का स्क्वायर बाई r प्लस mg। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, देख जरा। ठीक है, तो गड़बड़ आ रहा है, कहाँ गड़बड़ किया देख जरा। गड़बड़ किया ना। एक्चुअली यहाँ पे 2 आएगा, वहां 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा, तो ये 3 cos थीटा हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। अब आप देख सकते हो cos थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई 2/3 प्लस आ रहा है गुप्ता जी, और v स्क्वायर बाई आर जी आ रहा है। हाँ प्लस आएगा। अब ये रिजल्ट आप याद रखें। क्यों याद रखें, सुनो। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा कि आपको बोलेगा देखो जी, ये ना, ये इस तरह का ट्रैक है और ये आपको बता दिया कि h इज इक्वल टू आर है। तो अगर ये h इज इक्वल टू आर है तो कहाँ कॉन्टैक्ट छूटेगा, कि हम एक बार में निकाल सकते हैं क्या? बताओ कितना आ जाएगा आंसर। अरे सिंपल सा काम है ना, कि जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी होनी है अंडर रूट ऑफ 2 g r। अब उसको लाके अगर हम यहाँ डाल दें तो आ रहा है 2 g r/r g, यानी कि 2 जुड़ गया है। इसका मतलब ये तो खैर अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब कॉन्टैक्ट छूटेगा ही नहीं। जब इसको पुट कर रहे हो तो cos थीटा की वैल्यू 2 + 2/3 आ रही है ना, तो ऐसा वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इसके इसमें कॉन्टैक्ट छूटने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, बाकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा तो आ जाएगा, अपना कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, कि देखो जी, हमने क्या किया, अल्फा एंगल बना के एक बॉडी को छोड़ दिया, जब वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाया तो कॉन्टैक्ट छूट गया। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये आपको ट्राई करना है। फिर से क्वेश्चन सुन लो, अल्फा एंगल बना के जब बॉडी को छोड़ा तो बीटा एंगल जब हॉरिजॉन्टल से बनाया तो कॉन्टैक्ट छूट गया। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और कल जो है थोड़ा सा हम आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक अलग तरीके से समझाएंगे, जो अभी तक नहीं समझाया है। पहले तो अलग तरीके से बताए थे, कल अलग तरीके से बताएंगे। और बाकी कल ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, 25-30 ही है, तो उनको कल आप जो भी डाउट्स है वो कल डिस्कस करेंगे। और थोड़ा ध्यान से पढ़िए,
और जो पेपर 2 में जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो अभी भेजो, उसको भी कल डिस्कस करेंगे। चलो, गुड नाइट। ईमानदारी से पढ़ो जरा।